Good morning, student. I welcome you in BST period. This is ninth video on chapter 2nd, Principle of Management. In previous video, I have already discussed about what is principle of management, means meaning of principle of management, nature of principle of management, significance of principle of management, F.W. Taylor's brief life history, F.W. Taylor's scientific principle of management and technique of scientific management I have already discussed. And in 8th video, I have already started about Henry Fayol and life history of Henry Fayol, contribution of Henry Fayol I have already discussed. And we know Henry Fayol have given 14 principle of management. हम जानते हैं कि हेनरी फ्यूल 14th प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिए हैं। उसको याद रखने के लिए हम एक सेंटेंस आप लोग के साथ डिस्कस किए थे। सेंटेंस दादू इज सो सिक्योर के बारे में हम लोग बात किए थे कि दादू इज सो सिक्योर। ये जो सेंटेंस है ये 14th लेटर से बना हुआ एक सेंटेंस है। इस 14th लेटर में विद द हेल्प ऑफ 14th लेटर वी विल ट्राई टू मग अप ऑल द प्रिंसिपल गिवन बाय हेनरी फ्यूल। ये जो 14th लेटर है, हर एक लेटर से एक एक प्रिंसिपल्स के बारे में हम लोग याद रखने की कोशिश करेंगे। हम लोग लास्ट वीडियो 8 वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके डिवीजन ऑफ वर्क एंड ऑथोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अर्थात DA के बारे में बात कर चुके। D फॉर डिवीजन ऑफ वर्क, उस पर आधारित हम लोग केस स्टडी भी डिस्कस कर चुके। दूसरा A ऑथोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर डिस्कस कर चुके, उस पर आधारित हम लोग केस स्टडी डिस्कस कर चुके। अब नेक्स्ट जो D है दैट इज डिसिप्लिन, अर्थात तीसरे प्रिंसिपल के बारे में हम लोग बात करेंगे। इस वीडियो में हम लोग हेनरी फ्यूल के 3rd प्रिंसिपल और 4th प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे। तो 3rd प्रिंसिपल क्या है, डिसिप्लिन क्या है। डिसिप्लिन का मतलब होता है अनुशासन, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। डिसिप्लिन रेफर्स टू गुड सुपीरियर एट ऑल लेवल फॉलोइंग कोड ऑफ कंडक्ट, रूल्स रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट, क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट एमोंग सबॉर्डिनेट एंड सुपीरियर। सबॉर्डिनेट और सुपीरियर के बीच में क्लियर और फेयर एग्रीमेंट होना चाहिए, मतलब किसी चीज़ को छुपाना नहीं है। मीटिंग कमिटमेंट एट ऑल लेवल्स, ये होना चाहिए। फ्यूल इंसिस्ट दैट डिसिप्लिन इज रिक्वायर्ड एट सुपीरियर एज वेल एज सबॉर्डिनेट लेवल। The disciplinary rule shall not be applicable only on subordinate, but discipline required good superior at every level. Clear and fair agreement between superior and subordinate, and judicious application of penalties. इसके बारे में बात की है कि डिसिप्लिन केवल सुपीरियर के लिए नहीं या केवल सबॉर्डिनेट के लिए नहीं, दोनों के लिए ज़रूरी है। तो सुपीरियर के सबॉर्डिनेट के लिए क्या ज़रूरी है कि वो जो ऑर्गेनाइजेशंस के प्रति एग्रीमेंट किया है, कमिटमेंट दिया है कि हम पूरे मन लगा कर काम करेंगे, अपना 100% एफर्ट देंगे, इफेक्टिवली इफिशिएंटली काम करेंगे, इसको पूरा करना ही डिसिप्लिन कहलाता है। और ऑर्गेनाइजेशंस के रूल्स एंड रेगुलेशंस को मानना है जो भी ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा निर्धारित किया गया फॉर द वेलफेयर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा, सुपीरियर को भी जो कमिटमेंट किए हैं, फेयर एग्रीमेंट किए हैं, टाइम पर सैलरी देना, वो वेजेस सैलरी रिवीजन करना, इंक्रीमेंट देना, बोनस देना, ये जो कमिटमेंट है सुपीरियर के द्वारा सबऑर्डिनेट के प्रति, इसको भी मानना जरूरी है। तो व्हाट इज द पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ दिस प्रिंसिपल, कहने का तात्पर्य है कि अगर कोई संस्थाएं, ऑर्गेनाइजेशंस अगर डिसिप्लिन को मानती है, फ्यूल्स के इस प्रिंसिपल को फॉलो करती है, तो उसका क्या पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा, उसका क्या पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला पॉजिटिव प्रभाव ये पड़ेगा दैट इज द सिस्टमेटिक वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड, इम्प्रूव द एफिशिएंसी बढ़ेगा, क्योंकि कमिटमेंट होगा वर्कर का, सुपीरियर का, सबऑर्डिनेट का, तो एफिशिएंसी बढ़ेगा। इफ
द कंसिक्वेंस और द वायलेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल, अगर इस प्रिंसिपल का वायलेशन होगा तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। वेस्टेज ऑफ रिसोर्स इन एब्सेंस ऑफ डिसिप्लिन, डिसिप्लिन नहीं होगा तो डिसिप्लिन के एब्सेंस में रिसोर्स का वेस्टेज होगा। डिले इन वर्क ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, दिस आर द कंसिक्वेंसेस और वायलेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल। तो हम डिसिप्लिन में क्या क्या देखें, क्या क्या मुख्य मुख्य बातें हम लोग क्या क्या देखें कि फ्रेमिंग रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना है डिसिप्लिन में, फॉलोइंग कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना है, मीटिंग कमिटमेंट बाय द सबऑर्डिनेट एज वेल एज बाय द सुपेरियर फॉलो करना है, क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट बिटवीन सुपेरियर एंड सबऑर्डिनेट के बीच में क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट होना चाहिए, जुडियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टी, अगर नहीं फॉलो होता है तो पेनल्टी का भी प्रावधान होना चाहिए दोनों तरफ से, सुपीरियर की तरफ से भी और सबऑर्डिनेट की तरफ से भी। तो ये हम लोग इसके ऊपर डिसिप्लिन थर्ड प्रिंसिपल्स के ऊपर बात किए। अब इस पर हम लोग केस स्टडी डिस्कस करेंगे। 12th में केस स्टडी बहुत ज़्यादा आता है, तो हम लोगों को क्या करना है, एनसीईआरटी बुक को बार बार पढ़ना है, वीडियो को देखना है बार बार, और कोशिश करना है हर एक पॉइंट को हम लोग को अच्छा से समझ जाएं, ताकि हम किसी प्रकार का केस स्टडी आए हम लोग आराम से कर पाएँ। ठीक है, तो हम लोग इस चैप्टर में इस वीडियो में हम लोग ये 14th केस स्टडी है, तो 14th केस स्टडी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल गिवन बाय हेनरी फ्यूल, दैट इज डिसिप्लिन। नाउ प्लीज राइट डाउन द केस स्टडी। Flowers Group Limited is not functioning smoothly. The employees are work seekers and do not honor their commitments towards organization. They are not working effectively and efficiently to produce maximum output. On the other hand, superiors are also not fair and clear about rules and regulation. Basically, behavior of workers is due to the fault of management, which is showing ignorant behavior towards worker and also not fulfilling their promises of better environment, promotion, wage revision, salary revision in time, etc. Now, first question of this case study: which principle of fuel is not being applied in Flowers Group Limited? सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट डज इट स्टेट, मतलब इस प्रिंसिपल में क्या बोला गया है, क्या है ये प्रिंसिपल, इसके बारे में बात करना है, इसके बारे में लिखना है। नाउ वी विल डिस्कस फोर्थ प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्यूल, दैट इज यूनिटी ऑफ कमांड। तो डी तक हम लोग डिस्कस किए, अब यू दैट इज यूनिटी ऑफ कमांड के बारे में डिस्कस करेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, एन एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन बॉस superior and should be accountable to one superior only, because if he receiving order from more than one boss, then he will be get confused and will not be able to understand that whose order must be executed first. इस प्रिंसिपल में यूनिटी ऑफ कमांड में हेनरी फ्यूल इस बात पर जोर दिए हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस में कोई वर्कर अगर काम कर रहा है तो उस समय उसको एक काम के लिए एक ही इंस्ट्रक्शन, एक ही बॉस होना चाहिए, मतलब वह एक ही बॉस को फॉलो करेगा। अगर एक काम के लिए उसको एक से अधिक बॉस से अगर ऑर्डर मिलेगा तो वो क्या होगा, कंफ्यूज्ड हो जाएगा, वो काम नहीं कर पाएगा। तो इसको हम लोग एक उदाहरण से समझते हैं। मिस्टर राम एक इज ए सेल्स एग्जीक्यूटिव। मिस्टर राम सेल्स एग्जीक्यूटिव है। ही रिसीव एन ऑर्डर फ्रॉम मिस्टर श्याम। वो एक ऑर्डर रिसीव करता है मिस्टर श्याम से, जो कि सेल्स मैनेजर है। ही ऑर्डर मिस्टर राम टू इंक्रीज सेल फॉर मीट द सेल्स टारगेट। वो मिस्टर श्याम राम को क्या कहता है, सेल्स इंक्रीज करने के लिए, ताकि हमारा सेल्स टारगेट को पूरा कर सकें। When another sales manager, another production manager, that is Mohan, order Mr. Ram not to increase the sales. दूसरा जो एक प्रोडक्शन मैनेजर है मोहन, वो राम से बोलता है
कि सेल्स को इंक्रीज नहीं करना है, स्लो डाउन करना है सेल्स को, बिकॉज देयर इज शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल का शॉर्टेज है, इसलिए सेल्स को इंक्रीज नहीं करना है, सेल्स को स्लो डाउन करना है। अब यहाँ पर राम जो है सेल्स एग्जीक्यूटिव है, उसके दिमाग में, उसके माइंड में कंफ्यूजन की स्थिति है कि वो किसके ऑर्डर को फॉलो करे, कौन सेल्स मैनेजर का ऑर्डर को फॉलो करे कि प्रोडक्शन मैनेजर को ऑर्डर को फॉलो करे। एक कंफ्यूजन की स्थिति से बचने के लिए ही फ्यूल्स यूनिटी ऑफ कमांड पर जोर दिए हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी संस्था में एक ही समय में एक से अधिक बॉस का इंस्ट्रक्शंस नहीं मिलना चाहिए। अगर एक से अधिक बॉस का इंस्ट्रक्शन मिलता है एक ही काम के लिए, तो देन द एम्प्लॉय विल कंफ्यूज्ड एंड ही हैव गेट ए चांस टू स्केप फ्रॉम द वर्क। उसको एक चांस मिल जाएगा उस काम से छुटकारा पाने के लिए, उस काम को एक्सक्यूज बनाने के लिए। अगर राम से पूछा जाएगा, मोहन पूछेगा कि सेल्स क्यों नहीं इंक्रीज किया गया, तो ब्लेम कर देगा कि हमको प्रोडक्शन मैनेजर मना की सेल्स को इंक्रीज करने के लिए। अगर सेल्स इंक्रीज कर देता है तो प्रोडक्शन मैनेजर से को बतलाना पड़ेगा कि हमको सेल्स मैनेजर बोले हैं। तो इस तरह से उसके पास एक एक्सक्यूज करने का एक समय मिल जाएगा, उसको मौका मिल जाएगा एक्सक्यूज करने का। तो व्हाट इज द पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ दिस प्रिंसिपल? पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ दिस प्रिंसिपल, नो कंफ्यूजन इन द माइंड ऑफ सबऑर्डिनेट। अगर इस प्रिंसिपल को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए, यूनिटी ऑफ कमांड को, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा किसके दिमाग में, सबऑर्डिनेट के दिमाग में। ईगो क्लास भी नहीं होगा। यहाँ राम और मोहन और प्रोडक्शन मैनेजर के बीच में ईगो क्लास की भावना है। अगर स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए तो इन दोनों के बीच में ईगो क्लैश नहीं होगा, अगर यूनिटी ऑफ कमांड को फॉलो किया जाए। इम्प्रूव इफेक्टिवनेस इन वर्किंग में इफेक्टिवनेस बढ़ेगा। इफ वी आर वायलेटिंग दिस प्रिंसिपल, तो क्या होगा? अगर इस प्रिंसिपल को वायलेट करेंगे तो कंफ्यूजन इन द माइंड ऑफ द एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के माइंड में कंफ्यूजन होगा। सबऑर्डिनेट विल गेट चांस टू स्केप फ्रॉम हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय गिविंग एक्सक्यूजेस। ईगो क्लैश होगा अमंग द डिफरेंट सुपीरियर। यहाँ जो दो सुपीरियर है, सेल्स मैनेजर और प्रोडक्शन मैनेजर, दोनों के बीच में ईगो क्लैश हो जाएगा। डिफिकल्टी इन मेंटेनिंग द डिसिप्लिन इन ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन भी नहीं रख पाएंगे। तब इस पर भी बेस करके हम लोग एक केस स्टडी डिस्कस करते हैं, और वो केस स्टडी 15th केस स्टडी होगा इस चैप्टर के ऊपर। प्लीज राइट डाउन द केस स्टडी। Now write down the case study based on unity of command, that is the 15th case study on this chapter. Srikant, an employee in the ABC Limited, was instructed by Mr. Jogi, production manager, to increase the cloth production as there is over purchase of cotton. On the other hand, Mr. Yogi, sales manager, directs him not to increase the cloth production because of low demand of cotton cloth in the market. Srikant gets confused regarding whose order to follow, and hence he is unable to work in the proper manner. Because of the overlapping order and instruction, Srikant is unable to satisfy both bosses, which leads to conflict in the organization. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच प्रिंसिपल ऑफ फ्यूल इज वायलेटेड हेयर, और विच प्रिंसिपल इज बीइंग वायलेटेड हेयर? सेकेंड क्वेश्चन, स्टेट द प्रिंसिपल। एंड थर्ड क्वेश्चन, हाउ मेनी बॉसेस हैव गिवन ऑर्डर टू श्रीकांत, गिव देयर नेम्स एंड डेजिग्नेशन। तो इस तरह से हम लोग देखें कि यूनिटी ऑफ कमांड में अगर एक ही समय में एक ही काम के लिए एक से अधिक बॉस अगर होगा, तो एम्प्लॉय के मन में, सबऑर्डिनेट के मन में कन्फ्यूजन की स्थिति रहेगी, और वो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी को से भागेगा भी, वो एक्सक्यूज भी बना लेगा। उसके पास मौका होगा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने का, उसके पास मौका होगा। देन Fuel insists that there must be unity and command in every organization. तो इस वीडियो में हम लोग दो प्रिंसिपल्स के बारे में बात किए, दैट इज डिसिप्लिन के बारे में बात किए और यूनिटी ऑफ कमांड के बारे में बात किए। आप बार बार वीडियो को देखिए, और इस वीडियो में जो हम लोग केस स्टडी डिस्कस किए दोनों प्रिंसिपल्स के ऊपर, उसको
थोड़ा सा लिख लीजिए नोटबुक में, ताकि आपको अच्छा से याद रहे, आप रिवीजन कर पाए बार बार। कभी भी आप रिवीजन कर सकते हो नोटबुक को निकाल करके। तो और एनसीईआरटी से पूरा चैप्टर को पढ़ते रहिए। हम लोग फ्यूल्स के 14 प्रिंसिपल्स के बारे में बात करेंगे। तो 14 प्रिंसिपल्स में से हम लोग 4 प्रिंसिपल्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्या क्या डिस्कस कर चुके? डिवीजन ऑफ वर्क, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन और यूनिटी ऑफ कमांड के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो आशा करते हैं आप हर एक वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं और नोट्स अपना तैयार कर रहे हैं। लॉकडाउन में अपना समय को बर्बाद नहीं करना है, घर में रहना है, सेफ रहना है, बाहर नहीं निकलना है और अपना नोट्स तैयार करना है। पढ़ाई का हर एक चैप्टर को बढ़िया से पढ़ना है, हर एक सब्जेक्ट पर ध्यान देना है। आशा करते हैं आप लोग अपना मेहनत कर रहे होंगे, सिंसियर हैं आप लोग, जानते हैं कि पढ़ाई करना है लॉकडाउन में और दूसरा कोई उपाय ही नहीं है, घर में बैठ करके पढ़ाई करना है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने समय का सदुपयोग करना है, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करना है ताकि हमारा पढ़ाई हैम्पर ना हो लॉकडाउन में। और वीडियो क्लासेस को देखना है, कोई क्वेरीज होता है तो पूछना है। बार बार बोल रहे हैं, आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग का पार्टिसिपेशन नहीं है। आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं, ना ही कोई क्वेश्चंस अगर हम लोग भेजते हैं तो उसका ना आंसर रिप्लाई नहीं करते हैं आप लोग। तो प्लीज़ रिप्लाई कीजिए। यही एक तरीका है जिससे हम लोग अपना पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। तो बी सिंसियर अबाउट योर स्टडी। थैंक यू। और आने वाले वीडियो में बाकी जो 10 प्रिंसिपल्स बचे हैं या इस चैप्टर में जो भी टॉपिक्स बचे हुए आने वाले वीडियो में हम लोग 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। थैंक यू once again. Please watch the video again and again and try to understand the topic I have discussed in this video. If you have any confusion or queries in your mind, please you are free to ask in WhatsApp group. Thank you.